पिछले भाग में आपने सुना कि वो कागज का टुकड़ा देखते ही लंगड़दीन बिफर गया और सुबोध मेंटल को वशीकरण वाली चाय पिलाकर एक सुनसान स्थान पर नंगा करके बांध देता है। वो दोनों की जोरदार पिटाई करता है। जैसे तैसे उससे जान बचाकर भाग रहे सुबोध और साकेत घने जंगलों की ओर आ पहुंचते हैं। बियावान जंगल में उनकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़के लड़की से होती है। उन पर तरस खाकर लड़की उन्हें सकुशल जंगल से बाहर ले जाती है, पर जैसे ही जंगल खत्म होता है वो चाकू अड़ाकर उनको लूट लेती है। फिर कुछ देर में कागज का वही टुकड़ा देखकर जिस पर मायों पवित्र लिखा था वो उनका सामान लौटा देती है। उसका नाम छुन्नू था और वो यक्षिणी को कैद करवाने वाले तालुकदार को जानती थी। वो उनकी नौकरानी थी। सुबोध और मेंटल उसे अपनी परेशानी बताते हैं और अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें तालुकदार के घर पहुंचा दे। वो मान जाती है। तीनों लोग एक टैक्सी पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। अब आगे। धीरे धीरे टैक्सी अपने गंतव्य तक पहुंच गई। ये गुवाहाटी का उपनगर दिसपुर था, जहां मंत्रालय के समीप एक स्थान पर एक बहुत भव्य कोठी से कुछ पहले छुन्नू ने टैक्सी रुकवा ली थी। तीनों लोग टैक्सी से उतरकर बाहर आ गए। दौड़ तो तुम्हारी मंजिल सामने है, वहीं तालुकदार तुमको मिल जाएंगे। और हाँ, भूल कर भी मेरा परिचय मत ही देना तुम लोग, नहीं तो हो सकता तुम्हें कुछ भी ना बताए वो लोग। छुन्नू ने कहा, काहे? तुमने चोरी करी थी का उनके घर? मेंटल ने उसकी बात सुनकर कहा, नाम है मेरा छुन्नू, यही काट लूंगी नुन्नू, एक झापड़ मारूंगी तो अंडे हाथ में आ जाएंगे तेरे मादरचोद कहीं के। उसने घूरते हुए साकेत से कहा, सॉरी छुन्नू जी, इस पगले की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, पर आपने अपना परिचय देने से क्यों मना कर दिया? कुछ तो बताना पड़ेगा उनको, नहीं तो फिर हम दोनों को शक की नजरों से देखा जाएगा। सुबोध ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, नहीं, वो बस मुझे पसंद नहीं करती। एक बार मैंने एक फोटो शूट करवाया था और उसे दिखाने गई, जो उसने देखने से मना कर दिया। बोली, क्या देखना? मुझे आई गुस्सा तो मैंने भी बोल दिया कि तुम्हें मेरी खूबसूरती से जलन है, तुम जलती हो। बस वहीं ठन गई। वो भी ठाकुर, वो भी ना पीछे हटे और ना मैं। बस फिर क्या, मैंने काम छोड़ दिया। छुन्नू ने आंधी की रफ्तार से अपनी बात कह डाली। मेंटल ने लोहा गरम देखकर सही समय सही जगह चोट कर दी। उसने कहा, नहीं जी, आप तो बेबो हो पूरी। क्या लगती हो? बिल्कुल परियों के जैसी, एकदम झकाझक। और आपके तो टोन भी है एकदम। आपको तो वाकई किसी फैशन शो में होना चाहिए था। ग्लैमर तो आप में कूट कूट कर भरा हुआ है। छुन्नू जी, मेंटल की बातों से छुन्नू जी के कलेजे विच ठंड पै गई। छुन्नू ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और मेंटल को देकर बोली, तूने मुझे खुश कर दिया, इसे रख ले, जब कभी तुझे कोई खतरा मालूम हो इसे आजाद कर देना और फिर इसकी भौकाल देख लेना। वैसे इस छोटी सी डब्बी में है क्या? सुबोध ने पूछा। सबसे उन्नत किस्म की डसने वाली नागिन है, बुटकू कहते हैं इसे। एक बार में 100 लोगों को मार देती है अपने जहर से और अधिकतम 3 बार रिलोड भी हो जाती है। छुन्नू ने हंसते हुए कहा, बाप रे, इतनी खतरनाक? दोनों ने एक साथ कहा। लेकिन अगर 3 बार रिलोड हो जाए उसके बाद, क्या फिर ये किसी काम की नहीं है? मेंटल ने पूछा। है तो, पर उसके पहले इसे बुटका से मिलवाना पड़ता है।
जवान हो कुछ तो ऐसे ही समझ लिया करो। छुन्नू ने आंख मारकर कहा। दोनों मुस्कान देकर कहने लगे, हाँ हाँ हम समझ गए। दोनों लोग फिर वहां से जाने लगे। वो अभी कुछ कदम ही चले होंगे कि छुन्नू लौटकर उनकी तरफ आई और अपना बड़ा सा चाकू सुबोध को देकर बोली, इसे भी रख लो, क्या पता कब कैसी जरूरत आन पड़े। तुम लोगों ने मुझे भावुक कर दिया, इसलिए दे रही हूँ सब कुछ। सुबोध ने चाकू उससे ले लिया। फिर वो वहां से चली गई और सुबोध मेंटल भी कोठी की तरफ बढ़ने लगे। अचानक सुबोध चलते चलते रुक गया। जब मेंटल ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, देख कुछ जरूरी बातें तुझे बतानी है, इसलिए एक सिंसियर बंदे की तरह सुनना। ओके ओके, मेंटल ने मासूमियत के साथ कहा। सुबोध बोला, पहली बात, हम जिनके यहाँ जा रहे हैं वो राजा लोग हैं, ठाकुर साहब, इसलिए कोई भी बदमिजाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंगड़दीन ने तो हमें फिर भी एक चांस दे ही दिया था। ये ठाकुर लोग तो सीधा तलवार आर पार उतार देंगे यदि कोई मिस्टेक हो गई तो। कुछ समझा कि नहीं झोपड़ी के भाई, यदि इतना ही ठाकुरनामा तुझे पता है तो तू अकेला क्यों नहीं चला जाता उनके घर। और वैसे भी मेरा टेस्टोस्टेरोन, पुरुष सेक्स हार्मोन ही बढ़ेगा, इसकी भी क्या गारंटी, तेरा भी तो बढ़ सकता है। हर बार तू मेरे को ही गलत बोल देता है। मेंटल ने मासूमियत के साथ अपनी बात बोली। हाँ भाई, मेरे दादाजी हमेशा दो बातें बोलते थे जब जिंदा थे। मेंटल ने सुबोध से कहा। कौन दो बात? सुबोध ने उसे देखकर कहा। यही कि फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। मेंटल ने कहा। ओ, पर ये तो एक हुई, दूसरी कौन सी थी? सुबोध ने कहा। दूसरी थी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मेंटल ने कहा। उसकी बात सुनकर सुबोध ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, भाई मुझे यकीन हो गया कि वो कितने महान रहे होंगे। हाँ भाई, आखिर दादाजी किसके थे? मेंटल ने कहा। दोनों धीमे धीमे चलते हुए आखिर में उस भव्य कोठी के बाहर आकर रुक गए। सुबोध ने धीमी आवाज में कहा, सुन एक आखिरी बात, जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो जाए कि ये सही लोग हैं। कोई कुछ भी दे, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं समझा। हम लंगड़दीन की चाय याद है भाई? समझ गया, मेंटल ने कहा। सुबोध ने बाहर से एक दो बार आवाज दी। कोई बाहर बने शानदार गार्डन में ही था। उसने आकर दरवाजा खोला। वो एक जवान आकर्षक लड़की थी। उसने शॉर्ट्स और एथलीट ब्रा पहनी हुई थी। शायद वो वहां एक्सरसाइज कर रही थी। जी नमस्ते, क्या तालुकदार जी यही रहते हैं? हमें पापोरी तालुकदार से मिलना था, कुछ जरूरी काम है। हम लोग मायोंग भी गए थे, वहीं पर मालूम हुआ कि वो यहाँ रहती है, दिसपुर में। सुबोध ने बड़ी सावधानी के साथ अपनी बात रखी। उनकी बात सुनकर लड़की ने दोनों को कुछ देर तक बड़े गौर से देखा, फिर बोली, आप लोग अंदर आ जाइए। उनके अंदर आते ही उसने बताया कि उसका नाम सुनंदा है। साकेत और सुबोध ने भी अपना नाम बता दिया। साकेत ने गौर से देखा तो सुनंदा की एक आंख डिम थी। दोनों उसके पीछे पीछे उसे फॉलो किए हुए जा रहे थे। उसके पीछे चल रहे साकेत की नजरें पीछे से उसके मटकते खूनों पर बार बार जाती देखकर सुबोध ने उसे एक चींटी काट कर धीमी आवाज में कहा, झोपड़ी के मरवाएगा क्या? सामने देख।
उसके पर्वतों से नजर हटा, वरना यही आज आखिरी सूर्यास्त हो जाएगा। दोनों गौर से घर को देखे जा रहे थे। घर अपने आप में रईसी की दास्तां बयां कर रहा था। बेशकीमती फानूस, फर्श पर बिछा लग्जरी कालीन, दीवारों पर कीमती जड़ाऊ पत्थर और ढालों के बीच फंसी हुई तलवारें जगह जगह दीवार पर टंगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कुबेर के घर में वो आ गए हों। एक बहुत खूबसूरत अतिथि कक्ष में उन लोगों को बिठाकर सुनंदा मटकते हुए वापस चली गई। उसके जाते ही मेंटल ने बोला, भाई क्या रईसी है। मैं तो कहता हूँ कि यक्षिणी को मार गोली, सुनंदा को सेट कर मस्त यहीं पे रहेंगे। देख नहीं रहा चारों तरफ चमन ही चमन बरस रहा है। हाँ, पर सुनंदा तो कानी है बे, तू ही पटा, मैं कुछ और देखता हूँ, सुबोध ने कहा। कुछ देर बाद सुनंदा हाथों में ट्रे लेकर अतिथि कक्ष में वापस लौटी। बड़े मुस्कुरा कर उसने मेंटल और सुबोध से चाय लेने का आग्रह किया। हम चाय पीते ही नहीं हैं, मेंटल ने तपाक से कहा। तो दूध लेके आऊं? अभी गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूं, सुनंदा ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं जी, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? आज हम लोग निर्जला व्रत है, कल सूर्य नारायण के दर्शन उपरांत ही कुछ खाएंगे। अब की सुबोध ने सफाई से बात कह दी। दिल की कोमल सुनंदा, जी अच्छा, जैसी मर्जी आपकी, कहकर चाय वापस लेकर चली गई। कुछ देर में पापोरी वहां आई। उसने एक सफेद रंग का चुस्त सलवार कुर्ता पहना हुआ था। उसके बाल सामने से कुछ घुंघराले से थे, लेकिन बहुत करीने से खिंचे हुए थे। गले में एक बेशकीमती हार था और उसके हाथों में पुखराज और पन्ना की अंगूठियां थी। वो देखने में सुनंदा की तरह एकदम गोरी थी। उसका शरीर पूर्ण विकसित था। उसके आते ही सुबोध और मेंटल ने उसके अभिवादन में अपनी सीट से उठकर उसे सम्मान दिया। अरे अरे बैठे रहिए, पापोरी ने कहा। तीनों लोग एक साथ वहीं बैठ गए। सुनंदा से मुझे मालूम हुआ कि आप लोग मारियोक से यहाँ आए हैं। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? पापोरी ने बड़ी सज्जनता के साथ उन दोनों से कहा। जी हम लोग मायोंग से नहीं आए, वहां तो हम कुछ तलाश करने गए थे, सुबोध ने हल्के एटीट्यूड के साथ कहा। तो फिर न्यूयॉर्क से आए हो? पापोरी ने उन दोनों के कपड़ों और सूरत को देखकर कहा। आप तो काफी मजाकिया जान पड़ती हो, सुबोध ने बात को संभाल कर कहा। शुरू तो तुमने ही किया था, मैंने तो बीच नदिया में हाथ धो लिए। पापोरी ने कहा। तभी सुनंदा एक इंग्लिश दोनाली बंदूक, 2 कारतूस और सफाई करने वाला धागा वहीं छोड़कर चली गई। पापोरी उसे साफ करने लगी। उसे बंदूक साफ करते हुए देख दोनों खामोश हो गए। तब पापोरी ने कहा, अब क्या तुम लोगों को जी मेल करनी पड़ेगी। बताओ किस लिए यहाँ आए हो जी? सॉरी, वो जी हमें यक्षिणी के बारे में आपसे जानना था। फिर सुबोध ने बड़े आराम से उसे आज तक घटी सारी बातें बताई और पापोरी बंदूक साफ करते करते बड़े आराम से उन्हें गौर से सुनती रही। जब बंदूक साफ हो गई तो उसने दोनों कारतूस डालकर उसे लोड कर दिया। ये सब देखकर मेंटल की फटने लगी। उसने अपनी जेब में रखी डिब्बी पर हाथ रख लिया। सुबोध ने जल्दी से वो कागज का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया और पूछा, क्या आप इस विषय में कुछ जानती हैं? ये हमें उस रात हुए हादसे में मिला था।
पापोरी ने कागज को देखा तो उसकी आंखें भी चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, ये तो कोई साजिश है, कोई उसे दोबारा आजाद करवाना चाहता है। क्या हुआ, कहां खो गई आप? सुबोध ने कहा। हाँ, नहीं, का कुछ नहीं, बस ऐसे ही, पापोरी ने कहा। उसने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, हो ना हो ये उनमें से ही एक है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं। वो कौन? सुबोध ने पूछा। तब पापोरी बताने लगी, डायन डॉक्टर, या साधारण भाषा में जिन्हें बेज कहते हैं। कुछ बेज उसके वश में हो गए थे और लालच के अंधे बेज उसकी मदद करने लगे थे। वो धीरे धीरे यहाँ एक काली रात बनने लगी थी। तब सभी जादूगरों ने एक पंचायत की, जिसे मेरे पापा दीवान साहब ने बुलाया था। सभी ने अपनी अपनी बात रखी और उन बेजों को पाबंद करने की बात की जो पंच मकार से युक्त थे, क्योंकि मधुबाला की बेटी को ये तांत्रिक एक सपोर्ट बनते जा रहे थे। धीरे धीरे यहाँ एक युद्ध छिड़ गया। तांत्रिक जो पंच मकार में शामिल नहीं हुए, उन्हें सताया जाने लगा। धीरे धीरे काला जादू जानलेवा बनता चला गया और आखिर में एक दिन, मुझे आज भी याद है, उसी हवेली में जहां वो कैद है, मेरे ताऊ जी की मौत हो गई। उन पर मारण किया गया था, या सीधे शब्दों में कहूं तो उनकी बलि ले ली गई थी। कहते कहते पापोरी की आंखें नम और गला रूंध गया था। सुबोध और मेंटल ने उसे ढाढ़स बंधाया। फिर कुछ देर बाद सुबोध ने पूछा कि ये पंच मकार क्या है? मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन, पापोरी ने कहा। आगे कुछ और बात होती इसके पहले उस कोठी में पीछे साइड किसी की बहुत बुरी बुरी चीखें होने लगी। कोई लगातार चीख रहा था। अपने हाथों में बंदूक लिए पापोरी तुरंत उस तरफ भागी। रात भी होने लगी थी।